नमस्कार, प्रखर आवाज़ के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमानी अदिति सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। हर पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स के साथ अब रणनीतियां बना रही हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ है पूर्व छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और प्रदेश प्रवक्ता ऋचा सिंह। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर ऋचा सिंह से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम, सबसे पहले मैं आपके स्टूडेंट जीवन से शुरू करना चाहूँगी बातों को। तो जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आई थी तब आप एक रिसर्च स्कॉलर थी और एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आप आ गई। दोनों ही फील्ड अपने आप में 100% मांगता है, कम्प्लीटली फोकस मांगता है। आप दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे कर पाई एक साथ? जी देखिए, थोड़ी बड़ी चुनौती थी, लेकिन अगर युवा और महिला आप हैं और चुनौती ना स्वीकार करें तो यानी कि आप दोनों से अन्याय करते हैं। तो युवा और महिला होने के नाते मुझे ये चुनौती स्वीकार करनी थी और मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। मैं रिसर्च स्कॉलर थी और साथ ही साथ मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विमेन स्टडीज़ सेंटर में बतौर रिसर्च एसोसिएट जॉब भी कर रही थी। लेकिन हमेशा से एक सवाल कौंधता था दिल और दिमाग में कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 128 साल के राजनीतिक इतिहास में कोई भी लड़की अध्यक्ष क्यों नहीं हुई। जब इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि धनबल और बाहुबल की राजनीति छात्राओं को आगे नहीं आने देती, उनके मनोबल को तोड़ती है। हम लोगों ने कोशिश की, हम लोगों का अपना एक ग्रुप था कि लड़कियां आगे आएँ, और उसमें मुझसे मेरी दोस्तों ने कहा कि ये कोशिश अगर आप कर रही हैं तो सबसे पहले आप इसको खुद क्यों नहीं करके दिखाना चाहती हैं। तो मैंने इस चुनौती को लिया और मैंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन किया और मैं छात्र राजनीति में आई। मैंने विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने विश्वविद्यालय का चुनाव पीएचडी स्कॉलर रहते हुए लड़ा, और अभी पिछले साल ही मैंने अपनी पीएचडी को पूरे जो है एकेडमिक तरीके से एकेडमिक सारी उसकी चीज़ों को पूरा करते हुए अपनी पीएचडी को पूरा किया है। और मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव लड़ी तो मैं ऋचा सिंह थी और अब मैं डॉक्टर ऋचा सिंह होकर के बीच में आई हूँ। मैं ऋचा सिंह से डॉक्टर ऋचा सिंह पर मैं आना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक और मेरा सवाल है। जब अभी आपने खुद कहा कि आप पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और आपका जो वोट मार्जिन देखा जाए सिर्फ 11 वोट का था, उसमें कहीं ना कहीं हर किसी को पता है कि गर्ल्स का वोट ज़्यादा इफेक्ट डाला था। तो वहाँ पर गर्ल्स को वोट सेंटर तक ले आने के लिए आपने क्या क्या किया था? देखिए, ये बात एकदम सही है कि मुझे लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया और मुझे लड़कियों ने पहली महिला अध्यक्ष बनाया, लेकिन लड़कियों के साथ ही साथ मुझे छात्रों का भी बहुत सहयोग मिला और जाति धर्म से परे विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुझे सपोर्ट किया। और इस वोट को लाने के लिए और इसको पाने के लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक तरीका था। मैंने गाड़ी का उपयोग नहीं किया, मैंने बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने छात्रों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याओं पे संवाद किया और उनसे ये कहा कि हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि हम लड़ाई कितनी जीत पाएंगे ये तो बाद में तय होगा, लेकिन आपके लिए लड़ेंगे हम ज़रूर, और वो हम पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। छात्रों के बीच इस संवाद से मुझे लगता है कि एक बड़ा फर्क पड़ा। यानी जो राजनीति में कहा जाता है कि जमीन पे उतरो, आपने जमीन पे उतर के काम किया। और मैंने कोशिश हमेशा की है कि कथनी और करनी में भेद ना रखें। मैं जरूर कम कहूंगी लेकिन उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि हम कथनी बड़ी बड़ी करें और वो करनी के रूप में परिणित ना हो, क्योंकि हमारा जो है संस्कृति भी कहती है कि कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। अब आपके पॉलिटिकल करियर की बातें करें, जब आप चुनाव लड़ी थी तो समाजवादी छात्र सभा से लड़ी थी, और जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आई तो फिर समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से ही क्यों? देखिए, हमारे नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो एक विजनरी नेता, युवा नेता, और सबसे बड़ी बात वो महिलाओं को बराबर से भागीदारी देने के हमेशा से पक्षधर रहे हैं। और सिर्फ महिला ही नहीं, उन्होंने यूथ को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और इसीलिए जब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ी तो भी छात्र सभा ने मुझे पूरी तरीके से समर्थन दिया। और आप ये देखिए कि एक नौजवान महिला अध्यक्ष, उसको तत्काल रूप से विधानसभा का टिकट देना और एक सीट इलाहाबाद की जो कि सबसे मुश्किल सीटों में से एक मानी जाती है, उस पर भरोसा करना, तो ये मैं मानती हूँ कि ये एक विजनरी नेता जिसका कि युवाओं की शक्ति में भरोसा है, जिसका महिला शक्ति में भरोसा है, ये उसी का विज़न हो सकता है। और जिस कारण से हम अपने नेता अखिलेश यादव जी को अपना आइडियल भी मानते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे नेता हैं। और अखिलेश यादव जी के साथ युवाओं का पॉलिटिक्स करना अपने आप में
पूरे प्रदेश में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा युवा और महिलाएं अगर किसी पार्टी से जुड़े हैं तो वो समाजवादी पार्टी से तो जुड़े मैं हैं। एक सपा नेता से, युवा सपा नेता से बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो शहर पश्चिमी आपका विधानसभा सीट है और वहाँ पर आपका सामना होने जा रहा है बीजेपी के गद्दावर नेता हैं और बहुत अपनी पकड़ बना करके रखे हुए अपने विधानसभा में वहाँ उनसे आपका सामना होने जा रहा है। किन किन स्ट्रैटेजीज़ के साथ आप उतरेंगे, क्योंकि वो एक दिग्गज हैं और आप खुद बताइए कि युवा हैं, तो दोनों का सामना कैसे? देखिए, दिग्गज नेता हैं और पिछली बार जब वो 2017 में चुनाव लड़े तो लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री और इस देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्रियों में से गिने जाते हैं, उनकी खड़ाऊ रख के उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे नाना, और जबकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, और जिस ईमानदारी के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी जाने जाते थे, उस ईमानदारी को उन्होंने पूरी तरीके से ताक पर रख दिया। सिद्धार्थनाथ जी, आपने कहा दिग्गज नेता, नेता दिग्गज बड़ा नेता होने से नहीं होता है, बड़े पद पर होने से नहीं होता है। आप दिग्गज तब होते हैं जब आप आम जनमानस के न्याय के लिए सड़कों पर संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं, जब आप दिग्गज जो माफिया हैं, जब आप दिग्गज जो तानाशाह हैं, जब आप उन दिग्गजों से आम जनता के लिए लड़ते हैं, तब आप कहीं जाकर दिग्गज नेता होते हैं। तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थनाथ जी शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट हैं विधानसभा में। वो शहर पश्चिमी से जीत कर ज़रूर आए, लेकिन चूंकि वो शहर पश्चिमी विधानसभा में कभी दिखाई नहीं पड़े और बतौर जनप्रतिनिधि उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई, तो एक शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट से मेरा सामना होने जा रहा है। पिछली बार जनता उनके बहकावे में आ गई थी, जनता ने उनका भरोसा किया था, लेकिन आज जनता का भरोसा उनके ऊपर से टूट चुका है और मैं एक शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि हम लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं और रेगुलर स्टूडेंट शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट को पीछे करने में एग्जाम में हमेशा से इतिहास रहा है कि रेगुलर स्टूडेंट ने हमेशा स्कोर हासिल की है। इस बार मैं करूँगी। इस बार आप करेंगे। तो आपके इसी बातों को थोड़ा और मैं आगे बढ़ाऊँ। अभी हाल ही में सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक ये दिया था, बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि सपा और बसपा दोनों ही पार्टियों से ज़्यादा कार्य बीजेपी ने दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, शोषितों के लिए किया। जैसे उन्होंने अपने सरकार के कार्य भी गिनाए कि हमने मुख्यमंत्री आवास योजना दी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए, उसके बाद अपने स्वास्थ्य की जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उन सारी चीज़ों को गिनाया था। इन सभी मुद्दों पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप ही की बात से शुरू करती हूँ। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर आप बात करिए तो सिद्धार्थनाथ जी स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हो गए। आखिर क्यों पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हो गए जब वो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे? उनकी सेवाओं से तो उनका अपना पार्टी ही जो है सेटिस्फाइड नहीं था और उनको जो है डिमोट कर दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री से हटा दिया गया। तो यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर उनके क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही होती, उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही होती, तो आज शायद वो अपने मंत्रालय में बने हुए होते। और मैं सिद्धार्थनाथ जी का वो बयान आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही दुखद बयान है कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। अब देखिए, एक परिपक्व मंत्री, एक परिपक्व नेता जो कि उम्र का भी एक तकाजा रखते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहना कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं, तो जिन माँ बाप के बच्चे छिन जाते हैं, सोचिए उनके दिलों पर क्या गुजरा होगा। तो अगर स्वास्थ्य सेवाएं तो दूर, उनको ऑक्सीजन मिल गई होती तो वो बच्चे बच गए होते। आप आयुष्मान की बात करते हैं, आयुष्मान भारत की बात करते हैं, आप शहर पश्चिमी के सारे CHC में चले जाइए, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो पूरी तरीके से दलित है, पिछड़ा है या जो निर्धन है, उनके पास स्वास्थ्य सेवाएं, मैं ऐसे गांवों को गिना सकती हूँ जहाँ CHCओं पर ताला बंद पड़ा हुआ है। कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन से लेकर दवा के लिए तरस गए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हो गए, वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। कोरोना काल में हम लोगों ने आगे बढ़कर, समाजवादियों ने, हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जो जहाँ तक पहुँच सके हम लोगों ने अन्न बांटने की कोशिश की, राशन बांटने की कोशिश की, दवाइयाँ बांटने की कोशिश की, अपनी जानों की फिक्र नहीं की, हम लोग लोगों के बीच में बने रहे, लेकिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी कभी नहीं दिखाई पड़े। सवाल इस बात का है कि देखिए, अब जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है, जनता आपके ऊपर भरोसा भी करती है, ये भी बात सही है। पिछली बार जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने जनता के भरोसे को तोड़ा है, ये भी जनता जानती है। और जनता अपना जवाब
लोकतंत्र में वोट की चोट से देती है। यानी आपको जनता के ऊपर पूरा विश्वास है कि जनता इस पर जज करेगी। पूरी तरीके से जनता जनार्दन है और मैं जनता के ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ, क्योंकि हम लोग जनता के लोग हैं। बिल्कुल। तो मैम आगे बढ़े और आपने जनता के जजमेंट पे भरोसा रखा है, तो उसी जनता के बारे में एक बात करते हैं। जब लोकसभा चुनाव था 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में, तो 13 बूथ्स ऐसे थे जो वनरेबल थे, वहाँ पे ज़्यादा प्रशासन लगाई गई थी। भले ही इस बार विधानसभा चुनाव है, लेकिन जनता तो वही है, वोट तो वही करने जाएगी। तो इस तरीके की कंडीशन फिर से ना आ पाए, इसके लिए सपा क्या करने जा रही है? देखिए, हम लोगों ने भी ऐसे बूथ्स को आइडेंटिफाई किया है जो सेंसिटिव बूथ्स हैं, और उन सेंसिटिव बूथ्स पे तमाम तरीके की ऐसी जो है प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कि जनता को स्वस्थ तरीके से मतदान करने में कई बार बाधक होती हैं। हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया है और हम लोग चुनाव आयोग से लगातार संपर्क में हैं। हम लोग इलाहाबाद के जिला प्रशासन से भी लगातार संपर्क में हैं और ऐसे सेंसिटिव बूथ्स को हम लोग आइडेंटिफाई करके ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता अपने वोट को पूरी निष्पक्ष और निडरता से कास्ट कर सके और किसी भी तरीके की परेशानी इलाहाबाद के किसी भी नागरिक को ना आए। इसके लिए हम समाजवादी युवा लोग प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, तो थोड़ा और आगे मैं बढ़ूँ तो अभी क्या है कि वर्तमान जो सरकार है ये अपराध मुक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस डाल रही है और अपनी सारी जो गलतियां हैं, जो भी चीज़ें, उन सबको छिपा रही है अपराध मुक्त सरकार बता करके। और पूर्व जो यहाँ के विधानसभा के थे अतीक अहमद, उनका घर को बुलडोज कर देना, वहाँ पर घर बनवाना, भूमि पूजन करना, एट्सेट्रा सब दिखा करके शहर पश्चिमी के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। और अगर ज़मीन पर देखा जाए तो लोग थोड़े संतुष्ट दिख रहे हैं। आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं एक बात फिर से कहना चाहती हूँ कि कथनी और करनी में भेद है भारतीय जनता पार्टी के। आप कहते हैं अपराध मुक्त, लेकिन आप इलाहाबाद में, मैं आपको रिकॉर्ड ऐसी उंगलियों पे घटनाएं गिना सकती हूँ जिसमें कितने ही लोगों के घरों में घुसकर उनको कत्ल कर दिया गया। अपराधी पूरी तरीके से निरंकुश हो चुके हैं। आप देखिए कि अभी फाफामऊ में गोहरी जो हत्याकांड हुआ, जिसमें एक दलित बच्ची के पूरे परिवार को, उसकी माँ और बेटी के साथ न सिर्फ बलात्कार हुआ, पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। शहर पश्चिमी में, गांव में ऐसी घटनाएं हुई जिसमें एक धोबी समाज की बेटी को घर में घुसकर दबंगों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसको फांसी पर लटका दिया। इससे थोड़ा आगे बढ़िए तो कटौला गाउसपुर में आप जाएंगे, कितने ही ऐसे नए लोग हैं जिनकी ज़मीनों को दबंगों ने कब्जा कर लिया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो लोग अपने मंत्री, अपने विधायक जब सिद्धार्थ नाथ जी के पास गए तो सिद्धार्थ नाथ जी ने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि वो खुद स्वयं अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। दूसरी बात, रही बात आपने जो दूसरी बात कही, मैं एकदम स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि कानून की नज़र में जो अपराधी है वो जेलों के भीतर है और अपराधियों को जेलों के भीतर होना चाहिए। कानून अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है और कानून के मार्ग में किसी को भी बाधा नहीं होना चाहिए। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी अपराध की सज़ा कानून तय करता है। और अगर सरकारें इस तरीके से, आप मुझे बताइए, आप ये लोग कहते हैं चकनिरातुल की दलित बस्ती में 3000 परिवारों के ऊपर बुलडोज़र चलवा दिया गया। यही सिद्धार्थ नाथ जी थे। पूरा दलित समाज, जिसकी आप अभी बात भी करी थी, वो कहते हैं कि हमने दलितों को जो है उत्थान कर दिया। पूरे दलित समाज की महिलाएं सिद्धार्थ नाथ जी के घर के बाहर खड़े रही, लेकिन सिद्धार्थ नाथ जी अपने एसी कमरे को छोड़कर बाहर नहीं निकले। और उस लड़ाई को मैंने लड़ा, प्रधानमंत्री के हाथ से लिखा पढ़ी हुई, और आज वो दलित बस्ती को हम लोगों ने वापस खड़ा किया है। तो मैं यहाँ आपसे अगला सवाल यहीं पे पूछूं, जिस तरीके से गवर्नमेंट, जो वर्तमान सरकार है, अपनी मैसेजिंग को कन्वे कर रही है पब्लिक में, इसी तरह जो आपने कार्य किया है या जो आपकी पार्टी ने कार्य किया, ये मैसेज कैसे जाए पब्लिक में, कन्वे कैसे हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग घर घर जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे संसाधनों को खरीद रखा है, क्योंकि पूरा नोटबंदी के पास काला धन उन्होंने अपने आप पास जमा कर लिया, जिस काला धन को वो ख़त्म करने की बात कर रहे थे, तो वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैसेजिंग को लोगों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से वो लोगों में गलत मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, गलत तथ्य पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहती हूं कि जनता में गलत तथ्य पहुंचाना लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है। और हम लोग
जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। युवाओं की पूरी टीम समाजवादियों की लगी हुई है और हमारा युवा सोशल मीडिया के साथ साथ हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में, पूरे उत्तर प्रदेश में सीधे जनता से संवाद करने में लगा हुआ है। हम घर घर जाएंगे, हम घर घर लोगों से बात करेंगे, हम महिलाओं से बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आधी आबादी की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। और जिस विधानसभा की आप बात कर रही हैं, शहर पश्चिमी विधानसभा की, इलाहाबाद की 12 विधानसभा में सबसे ज़्यादा महिला वोटर शहर पश्चिमी विधानसभा में है। और हम शहर पश्चिमी विधानसभा की महिला वोटरों के बीच में जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे। लड़कियों की सुरक्षा पे मैं महिलाओं पर आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ और मुद्दे हैं, फिर मैं महिलाओं पर भी आऊँगी। अभी जब सपा का मैनिफेस्टो आया है तो उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आई हैं। 300 यूनिट घर, अभी आपने घर घर की बात की, तो 300 यूनिट घर घर को बिजली मुफ्त देना और सिंचाई का मुफ्त साधन देना और व्यवस्था देना, ठीक है। तो इन 2 मुद्दों से आपको लगता है कि सपा बहुत स्ट्रांग अपना बेस बना पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी क्योंकि जन मुद्दों की पार्टी है, समाजवादी विचारधारा जन मुद्दों की विचारधारा है। हम जनता के साथ काम करते हैं। हम जानते हैं कि 300 यूनिट बिजली का क्या महत्व है आम जनता के लिए। आप ये देखिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली की दरों को इतना बेहद महंगा कर दिया गया, आम आदमी अपने घरों का बिल नहीं भर पा रहा था, किसान जो है बिजली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, और कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों के घरों की पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। मैंने स्वयं कितने लेटर लिखे, कितनी चिट्ठियां लिखी मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम आप कोरोना काल में जो लोग परिवार मारे गए हैं या जो परिवार पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, उनकी बिजली का बिल और बच्चों की पढ़ाई जो कि फीस लग रही है उनको माफ़ कर दीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि हर स्कूल ने फीस वसूली, बिजली के बिलों को बढ़ा दिया गया। तो समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, ताकि आम आदमी को जो वल्नरेबल है, जो कि उसको कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से सहायता मिल सके, उसकी परेशानियां दूर हो। क्योंकि महंगाई जिस कदर बढ़ी है, समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से लक्ष्य है कि वो जन मुद्दों के लिए काम करे, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा है। जन मुद्दों से अब थोड़ा आगे बढ़े, और अभी आप थोड़ी देर पहले महिलाओं की बात कर रही थी और आपने खुद कहा कि शहर पश्चिमी में सबसे ज़्यादा महिलाओं का वोट पड़ता है। मैंने रिसर्च किया था तो 49 से 50% महिलाएं ही अभी भी पोलिंग बूथ पे पहुंचती हैं। बाकी की 50% महिलाएं जो कि सरकार बन रही है उसमें उनकी भागीदारी ही नहीं रहती। उनको इस बार ऋचा सिंह किस स्ट्रैटेजी के तहत बूथ पर ले आएंगी? मैंने बार बार कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं महिलाओं को जागरूक करने का भी काम कर रही हूँ। युवा लड़कियों की टीम हम लोगों ने बनाई है जो कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रेरित करेगी, उनको बताएगी कि आपका वोट डालना किस कदर ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, जिस कदर महंगाई बढ़ी है, इस सरकार में सबसे ज़्यादा 2 वर्ग प्रभावित हैं। एक है महिला वर्ग और दूसरा है युवा वर्ग। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, और महिलाओं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से महिला असुरक्षा बढ़ी है, जिस तरीके से महिला अपराध बढ़ा है, आप मुझे बताइए इसका सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगत रहा है? ये महिलाएं भुगत रही हैं। जहां सरसों के तेल की कीमत 150 रुपये पार हो चुकी हो, जहां पेट्रोल की कीमत जो है इस कदर बढ़ चुकी हो, जहां गैस सिलेंडर 1000 रुपये में मिल रहा हो, तो आप एक महिला से पूछिए जिसको एक सीमित आय में अपने पूरे घर को चलाना होता है, बच्चों की फीस भरनी होती है, और अगर उसी महिला को अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने से पहले ये सोचना पड़े कि शाम होने से पहले मेरी बेटी घर आ जाए, तो आप सोचिए कि वो किस प्रेशर में जी रही होती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग महिलाओं के बीच में जाएं, और मैंने बार बार महिलाओं से कहा है कि आने वाले दिनों में शहर पश्चिमी में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, बेटियों को सशक्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चलवाई जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जेंडर सेंसिटाइजेशन के सेशंस चलवाए जाएंगे, ताकि बेटियां स्वयं में मजबूत करें और उनकी तरफ निगाह उठाकर देखने से पहले किसी भी अपराधी की रूह कांप जाए। यानी महिला टीम ही महिला को बाहर लेकर आए। बिल्कुल। तो इस महिला से, जो कि एक महिला को भी बहुत प्रतिनिधित्व करती है और सशक्त महिला है, उनका एक आखिरी मैसेज क्या जाएगा अपने विधानसभा के जनता को?
मेरा स्पष्ट ये मैसेज है और मैं अपनी विधानसभा की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप इस बार मौका दीजिए एक युवा प्रतिनिधित्व को, अपने बीच की बेटी को, अपने बीच की एक पढ़ी लिखी युवा को, जो आपकी समस्याओं को बिना किसी डर के सरकार के सामने और उसका प्रतिनिधित्व कर सके। शहर पश्चिमी में जिस तरीके से गलियों की, सड़कों की हालत ख़राब है, जिस तरीके से महिलाएं असुरक्षित हैं, इस असुरक्षा को दूर करने के लिए और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए, अपराध और भयमुक्त विधानसभा बनाने के लिए, और जहां पे जिस विधानसभा में लोगों को बिजली और पानी और सड़कों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, शहर पश्चिमी इलाहाबाद के बीचों बीच में स्थित है, लेकिन उसकी हालत खस्ताहाल है। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधि की अटेंडेंस हमेशा से शॉर्ट रही है, प्रतिनिधियों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई है। इस बार आप एक युवा प्रतिनिधित्व को मौका दीजिए ताकि हम आपको ये बता सकें, हम आपके सामने ये सिद्ध कर सकें कि हम जनता के लोग हैं और ज़मीन पर रहकर किस तरीके से अपने मनोबल से और किस तरीके से साहस और कानून के शासन के माध्यम से विधानसभा की तस्वीर बदली जा सकती है, या आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि करके दिखाएगा। तो आप थी डॉक्टर ऋचा सिंह। डॉक्टर ऋचा सिंह ने बड़ी ही प्रखरता और मुखरता से अपनी बातों को रखा। आपने जनता पर ही विश्वास रखा और जनता से ही कहा कि अब आप ही जज हैं, आपके कोर्ट में मैं आ रही हूँ, आप हमारा फैसला कीजिए। तो इसी तरीके की जनप्रतिनिधियों के व्यूज़ को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।